आज भारत की नदियों का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भूगोल का वो शुरू करेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि भारत में कितने प्रकार की नदियाँ पाई जाती है। पूरी दुनिया के दृष्टिकोण से भारत की स्थिति कैसी है, भारत क्या है। सबसे पहली बात ये है, भारत है क्या। भारत एक प्रायद्वीप है। जब भी आपसे भूगोल में पूछा जाए भारत क्या है, तो भारत क्या है, भारत एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का अर्थ होता है जिसके तीन ओर जल और एक ओर स्थल हो। जिसके तीन ओर जल और एक ओर स्थल हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप का समझ में आ गया। उसके उसके बाद भारत में दो मुख्य प्रकार की नदियां पाई जाती हैं, हिमालयन और प्रायद्वीपीय। लेकिन जब आप इसे थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें दो प्रकार की नदियों का और वर्णन मिलेगा आपको, जैसे तटवर्तीय नदियां और अंतःस्थलीय। तो कितने प्रकार की नदियां पाई जाती है भारत में? मुख्यतः चार प्रकार की नदियां पाई जाती हैं, हिमालयन, प्रायद्वीपीय, तटवर्तीय और अंतरस्थलीय। पढ़ाते पढ़ाते समझ में आ जाएगा ये कैसे अंतरस्थलीय है, कैसे प्रायद्वीपीय है, कैसे आपकी हिमालयन है। नदियाँ क्यों इतनी महत्वपूर्ण टॉपिक है, एसएससी ले लो, यूपीएससी ले लो, आप कहीं भी चले जाओ, नदियों से एक या दो सवाल जरूर आता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है नदियाँ क्योंकि सभ्यता की शुरुआत कहीं भी देख लो आप, पाषाण काल से लेकर अब तक जितनी भी सभ्यता हुई हैं वो सब नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, नील नदी घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, दजला फरात सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, इनका, माया, कोई भी आप सभ्यता का नाम लो, सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे फली फूली है। भारत में जो पहली सभ्यता मानी जाती है वो नर्मदा नदी के किनारे फली फूली है। तो उन्हीं ही ध्यान में रखते हुए हम नदियों को दो चीज़ें और ध्यान से पढ़ेंगे। नदियों में दो चीज़ें होती हैं, उद्गम और मुहाना। उद्गम कहते हैं जहां से नदी निकल कर चलती है, उसे कहते हैं उद्गम स्थल। जहां से नदी निकलती है। मुहाना जहां जाकर नदी गिरती है या मिल जाती है। अब ये क्या है, छोटी नदियां बड़ी नदियों में, और बड़ी नदियां सागर, महासागर, खाड़ियों, बंगाल की खाड़ी आदि इनमें मिल जाती है। ये याद रखेंगे। देखो, जो बड़ी नदी होगी उसमें छोटी नदियां आकर मिलेगी, वो मुहाना हो जाएगा। जहां आकर मिलेगी उसे कहेंगे मुहाना। दो चीज़ें और होती हैं, एक होती है वितरिका और एक होती है, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये भी आपको साथ साथ बता दूंगा मैं। जैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदियों की बात करेंगे तो हमारे यहाँ ये तिब्बत है, जिसने तिब्बत पर चीन ने अपना कब्जा किया हुआ है, तो अभी चीन के अधीन है। यहाँ दो झीलें हैं, एक चंद्रमा के आकार की है और एक सूर्य के आकार की है। और इनकी बड़ी विशेषता ये है कि ये एक खारे पानी की है और एक खारे पानी की है, और एक का नाम है राकस्थल। ये तो हो गई मानसरोवर, और ये हो गई राकस्थल। राकस्थल कह लो या राक्षस ताल कह लो। यहाँ से कुछ, जैसे आप पढ़ोगे ना, पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं जिन्हें, वे यहाँ से निकलती हैं। पूर्ववर्ती नदियाँ मतलब हैं जो हिमालय के भी बनने से पहले, यानी कि इन पर्वत श्रेणियों के बनने से पहले बह रही है, उन्हें कहते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। वो कारण कैसे है, थोड़ा सा पहली नदी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ एक जगह है सिंगी खंबाब मानसरोवर झील में।
ये झील का नाम है मानसरोवर। यहाँ 4 मुख हैं, उन चारों मुख में घोड़ा, हाथी, बाघ और मोर, इन 4 मुखों में से बाघ मतलब शेर, शेर सिंगी खंबाब, सिंगी खंबाब, सिंगी खंबाब, सिंगी माने शेर, खंबाब माने मुंह, सिंगी के खंबाब से एक नदी निकलती है, इसे कहते हैं हम सिंधु, और ये नदी, ये इसका पूरा मार्ग है। अब बात ये समझने की कि ये कहाँ से ओरिजिन हुई, ओरिजिन कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से हुई, निकली कहाँ से, मानसरोवर से, और कहाँ होते हुए, भारत होते हुए कहाँ गई, पाकिस्तान, और आके कहाँ गिरी, अरब सागर में। पहली बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, निकली कहाँ से है और आकर गिरी कहाँ पर है। निकली सिंगी खंबाब मानसरोवर तिब्बत से है, और आकर गिरी कहाँ पर है, अरब सागर में। इसकी कुल लंबाई, इसकी जब कुल लंबाई देखेंगे तो 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, लेकिन अलग अलग है। भारत में इसकी जो लंबाई है वो 1140 किलोमीटर है। कितनी, 1140 किलोमीटर है। लेकिन याद रखें, भारत में एक जगह है पीओके, यदि पीओके को हम दरकिनार कर दें तो इसकी भारत में लंबाई 709 किलोमीटर है। और एक और आजकल बात चलनी शुरू हो गई है, वो बात क्या है वो भी बता दूं। यहाँ एक बोखरचू नाम का ग्लेशियर है, बोखरचू, बोखरचू आप लिख लेना या मैं ही लिख देता हूं, बोखरचू, बोखरचू। यहां इस बोखरचू ग्लेशियर से भी सिंधु नदी का उद्गम माना जाता है। सिंधु नदी किन दो पहाड़ियों क्या किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, तो ये लद्दाख, पहले मैं इसको चलो ऐसे ही बना देता हूं, ये लद्दाख होगी और ये जास्कर होगी। कौन कौन सी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, लद्दाख और जास्कर। लद्दाख, लद्दाख और जास्कर। ये 2 श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर बहती है। अब मैं इसके आपको जगह बताता हूँ, ये कहाँ कहाँ से भारत में घुसती है। ये जगह है दमचोक, दमचोक। सिंधु नदी भारत में दमचोक से घुसती है, लेह के नीचे से होकर जाती है, यहां पड़ता है लेह। अब बात है ऊपर नीचे से, अगर नदी ऐसे चली, ये नदी की लाइन है, तो जहां से निकली और जैसे तीर की ओर बताया मैंने, इस तरफ से चली, तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा ये होगा दायां, ये हो जाएगा बायां। अगर कोई शहर मैंने कहा लेह के नीचे से होकर बहती है, तो लेह सिंधु नदी के किस किनारे से किस किनारे पर स्थित है, दाएं किनारे पर स्थित है। समझ में आई बात। अगर हम इस तरफ से लें, ये निशान लगा दे नदी का, ये दायां होगा राइट और ये लेफ्ट हो जाएगा। लेह कहाँ है, दाहिने किनारे पर है। अब दमचोक से होते हुए जब ये यहाँ पहुँचती है पीओके में, तो पीओके में एक स्थान है छिल्लर या चिल्लड़ कह दो, चिल्लड़। चिल्लड़ के निकट ये यहां से गिरती है, दर्दिस्तान नाम की जगह है, दर्दिस्तान के चिल्लड़ में जाकर ऊपर से गिरती है और एक गार्ज बनाती है जिसका नाम है बुंजी गार्ज। क्या नाम है, बुंजी गार्ज। विश्व का सबसे गहरा गार्ज है बुंजी, और इस नदी का नाम है सिंधु, सिंधु। ये सिंधु नदी हो गई। अगली नदी, और ये पाकिस्तान के रास्ते कहाँ आकर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। इसे पाकिस्तान की जीवन रेखा आदि नामों से जाना जाता है। अगली जो नदी महत्वपूर्ण नदी है जिसे हमें पढ़ना है, वो नदी है आपकी श्रीनगर, बेरीनाग और शेषनाग। यहाँ 2 झीलें हैं, बेरीनाग और शेषनाग।
मुख्यतः आप जब किताबें पढ़ेंगे तो उसमें लिखा मिलेगा आपको शेषनाग झील से उद्गम होता है झेलम का, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसका कुछ हिस्सा बेरीनाग से भी आता है। और जब आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वास्तव में आपको यही पता चलेगा कि ये बेरीनाग से ही उद्गम होती है। लेकिन आप लोग याद रखो शेषनाग या बेरीनाग। पहली तो बात, आप अगर जम्मू कश्मीर की नदियां याद, झीलें याद करना चाहते हो तो सबसे आसान है, जितनी भी नाग और नागिन है, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन, बेरीनाग, जितनी भी नाग नागिन है सब जम्मू कश्मीर में। राजसमंद, डल और बुलर, डल और बुलर, ये सारी मिलाकर कितनी झीलें होगी। अब यहाँ से शेषनाग बेरीनाग से एक ये झेलम है और श्रीनगर इसी के किनारे है। श्रीनगर, बुलर झील, श्रीनगर, बुलर झील, और यहाँ से ये एकदम तीखा मोड़, बिल्कुल दक्षिणी मोड़ लेकर, और ये यहाँ झांग डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान पहुँचती है। झांग डिस्ट्रिक्ट, ये झांग है, झांग पाकिस्तान। इस नदी का नाम है झेलम। और यहाँ इसकी एक बहुत, बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पर पीओके में इसकी एक बहुत बड़ी सहायक नदी है किशन गंगा, या फिर कह दो नीलम नदी। बांध भी है इस पे, और ये 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहती है। इस नदी का नाम है झेलम। झेलम से बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है। अपवाह तंत्र ये होता है जैसे मानो एक नदी है, उसमें बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं, और वो कहाँ कहाँ से आकर मिल रही है, क्या है, इस सारे मामले को क्या कहेंगे, अपवाह तंत्र कहेंगे। तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जिस नदी का है वो पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है चिनाब नदी। लेकिन ये चिनाब बनती कहाँ से है, तो ये है सूरजताल और ये है चंद्रताल। मैं एक अलग बना देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में आपने सुना होगा बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, और लाहुल स्फीति नाम का, लाहुल और स्फीति, लाहुल स्फीति नाम की आपने जगह जिला पढ़ा होगा। उसमें दो जगह है, एक सूरजताल और एक चंद्रताल। सूरज ताल, दूसरा चंद्रताल। सूरजताल से निकलती है भागा और चंद्रताल से निकलती है चंदा। भागा और चंदा, और ये मिलती है आकर टांडी में। ये जगह जो है, इस जगह का नाम है टांडी। और इस टांडी में मिलने के बाद इस नदी का नाम होता है चंद्रभागा। नदी का नाम क्या हो गया, चंद्रभागा। इसी नदी को चिनाब, सिंबल ऑफ लव, आशिका दा दरिया, आशिका दा दरिया, सिंबल ऑफ लव, सोनी महिवाल आदि, ये सबसे ज़्यादा लव स्टोरी किसी भी नदी के किनारे अगर बनी है तो वो चिनाब नदी के किनारे बनी है। तो आपको ये तो पता चल गया, यहाँ पर खुद पता चल गया कि ये बड़ा लाचा से निकलती है और टांडी में, हिमाचल प्रदेश टांडी में मिलती है। यहाँ से चिनाब पाकिस्तान पहुँचती है, और पंजनद नाम की जगह में, यहाँ ज़्यादा लंबा हो गया, इसको ऐसे बनाते हैं पहले, ये चिनाब होगी और ये पंजनद में मिल गई ये जगह, चिनाब। जिन नदियों की लंबाई ज़्यादा ज़रूरी होगी बतानी, वो बता दी जाएगी। चिनाब भारत में इतनी लंबी नहीं है जितनी कि वो पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है।
और जहाँ पाकिस्तान में ये सिंधु से मिलती है, इस स्थान को कहते हैं मिठानकोट। मिठानकोट, इस स्थान को मिठानकोट कहते हैं। और बाद में आकर इसे पंजनद कहेंगे। क्या कहेंगे? पंजनद। क्यों कहेंगे अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। एक रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, ये रहा। यहाँ से एक नदी निकलती है रावी, और ये पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर सबसे लंबी दूरी तय करती है। और ये झांग के दक्षिण में, जो झांग डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान बताया था ना, इसके दक्षिण में आकर चिनाब से मिलती है रावी। रोहतांग से निकलती है रावी, रा से रावी, रा से रोहतांग दर्रा। और यहां इसी के नीचे, ठीक इसी के नीचे पड़ता व्यास कुंड। व्यास कुंड, यहां से एक नदी निकलती है व्यास नदी, जो रावी की सहायक नदी है। और इसी के बाद सबसे महत्वपूर्ण नदी जो यहाँ से होकर बहती है, कहाँ से आई? तिब्बत से आई, नाम है सतलज। और ये झील का नाम है राक्षसस्थल। कई जगह आपको इस झील का नाम राक्षसस्थल मिलेगा। तो ऐसे ये जाकर मिलती है आपकी चिनाब में। और ये 5 नदियां जाकर मिलती हैं सिंधु में। इसलिए इन 5 नदियों को पंज माने 5 और नद माने नदियां कहा गया, पंजनद कहते हैं। और ये जाकर मिली आपकी। तो अब सबसे पहले बिस्ट, बारी, जेच, बिस्ट, हाँ ये इसका बनेगा व्यास और सतलज का। सतलज नदी तो लिखी नहीं, तो सतलज लिख दो। इनके 2 आब के नाम भी अलग हैं, सतलज। तो सतलज और व्यास, तो इनके अगर 2 आब की बात करोगे, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को 2 आब कहते हैं। तो उसे कहते हैं, पहले वाले को बिस्ट कहते हैं, दूसरे वाले को बारी कहते हैं, तीसरे वाले को, तो ये तो मैं बना दूंगा आपके लिए, बता दूंगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण नदी आएगी, 1 मिनट के लिए इधर से आएगी, और वो अरावली पर्वत से होती हुई आएगी। अरावली पर्वत में एक जगह पड़ती है अजमेर। अजमेर झील से निकलकर चलती है, इस नदी का नाम है लूनी। और ये जगह है कच्छ के रण। इस नदी का नाम, ये तो होगी अरावली पर्वत, अरावली पर्वत श्रेणी। इस संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, जो प्री कैम्ब्रियन ईरा में इसका उदय हुआ था। इसमें से, अजमेर से लूनी नदी निकलती है। जब ये गुजरात पहुंचती है, इसी नदी को लवणावती के नाम से जाना जाता है, लवणावती। ठीक है। और ये स्थान है कच्छ के रण, कच्छ के रण। इसमें गायब हो जाती है। और ऐसी नदियां जो किसी स्थान में नहीं मिलती, किसी स्थल पर जाकर गायब हो जाती है, उन्हें द रिवर ऑफ इम्फेरिमल कहा जाता है। यानी कि विलुप्त प्राय नदियां, द रिवर ऑफ इम्फेरिमल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदियों में से एक आती है। यूपी पीसीएस 2019 के पेपर में ये पूछा गया था, निम्न में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल से, यानी कि उद्गम से तो ताजे पानी की है, ताजा पानी या मीठा पानी, बात एक ही है, और गुजरात पहुंचकर वह है, या फिर अपने मुहाने तक आते आते वह लवणीय हो जाती है, अर्थात लवणावती नाम से पुकारी जाती है, तो वो ये नदी है। अब सबसे महत्वपूर्ण नदियां भारत की, और उन नदियों में से सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी है आपकी गंगा नदी। उद्गम को लेकर बड़ा
समस्याएं हैं। ये यमुनोत्री है और ये गंगोत्री है। यमुनोत्री और गंगोत्री। आप जिससे भी पूछोगे किताब में कहीं भी लिखा मिलेगा, स्पष्ट रूप से लिखा मिलेगा गंगा गंगोत्री से निकलती है, जबकि ये सत्य नहीं है। गंगा को गंगा बनने के लिए भी कम से कम 7 प्रयागों से होकर गुजरते हैं। जब भी आप किताब पढ़ोगे, पौराणिक किताबें पढ़ोगे, तो पौराणिक किताबें पढ़ोगे तो पूरी दुनिया में 14 प्रयाग, मतलब पूरे भारत में आपको 14 प्रयागों की बात मिलेगी और 7 प्रयाग उत्तराखंड में मिलेंगे। लेकिन आप किताबें पढ़ोगे, मतलब जो छोटी छोटी किताबें होती हैं वे पढ़ोगे तो उनमें, और सारा कुछ मिला के नहीं पढ़ोगे तो आपको 5 प्रयाग की बात करेंगे। लेकिन चलो देखते हैं, गंगा का उद्गम बना ही लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ग्लेशियर बेटा, ग्लेशियर कहो या हिमानी, 2 शब्द आएंगे, ग्लेशियर या हिमानी। ग्लेशियर शब्द का अर्थ होता है जहां पर बहुत सारी बर्फ बहुत लंबे समय से एक ठोस रूप में इकट्ठी होती है और वहां से वो थोड़ी थोड़ी कर बहती हुई बह जाती है, उसे ग्लेशियर कहते हैं। अगर आप इसे, ये देखो गंगोत्री हिमानी, इसे मैं चलो इस तरीके से लिख दूं, गंगोत्री हिमानी, सतोपत हिमानी, कामेत पर्वत, ये गंगोत्री हिमानी कह लो, इसे कह लो संतोपत हिमानी या ग्लेशियर कर लो, इसे कह दो कामेत या मिलाम ग्लेशियर। अब यहां से क्या होता है, गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जाह्नवी। दिशा को आप तीर के निशान से समझेंगे कि ये कौन सी दिशा में जा रही है, और ये पहुंचती है गोमुख। ये स्थान कौन सा है भाई, ये स्थान है गोमुख। और गोमुख से यहां से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं भागीरथी। इसे लाके छोड़ दो, इस नदी का नाम क्या है, भागीरथी। राजा सगर के पुत्रों को तारने के लिए, तर्पण करने के लिए राजा भगीरथ ने तप करके गंगा को गोमुख से अवतरण कराया था। अब हम संतोपत हिमानी की ओर चलते हैं। यहाँ आप किताबों से कंफ्यूज मत होना, आप ये ध्यान से देखना बहुत ही। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं विष्णु गंगा, और यहाँ से एक नदी निकलती है, देखो जो आप चमोली जिला पढ़ोगे ना उत्तराखंड का, वो सबसे उत्तर पूर्वी जिला है और इसमें बाढ़ आई थी 4 साल पहले, और उसका नाम है धौली गंगा। देखो गंगा शब्द का प्रयोग बहुत होगा यहाँ पे। ये हो गया गंगा, कौन सी गंगा, धौली गंगा, धौली गंगा। और ये स्थान है विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। जब आप वास्तव में जाएंगे तो इनके मिलन पर ये स्थान, इस स्थान पर एक नदी, ये स्थान है विष्णु प्रयाग। इधर लिख लेते हैं विष्णु प्रयाग। ये नदियां कहाँ मिली आपस में भाई, विष्णु प्रयाग में। विष्णु गंगा और धौली गंगा कहाँ मिली, विष्णु प्रयाग में। कुछ का मानना है यहाँ से 10 किलोमीटर यहाँ पर बद्रीनाथ धाम है, और कुछ ये कहते हैं कि विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने पर एक नदी बनती है अलकनंदा। और ये बात सत्य है कि यहाँ पर एक नदी बनती है, उसे क्या कहते हैं, अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा।
अलकनंदा यहाँ से इस दिशा में बहती हुई जा रही, दिशा देखेंगे बड़ा जरूरी है, इस तरीके से, और ये आगे जाकर ऐसे मोड़ लगेगा इसमें और ऐसे बहेगी। अब इसमें पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, और यहाँ पर है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम ये कुछ ग्लेशियर्स के नाम हो गए। अब कुछ यहाँ से पहली एक नदी आकर मिलती है यहाँ, ये ऐसे घूम के आएगी ऐसे ऐसे। चलिए, इस नदी का नाम क्या है? नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ये नदी हो गई नंदा, और ये आई कहाँ से है? नंदा पर्वत से। या इसे कह लो नंदाकिनी, नंदाकिनी। और ये जो स्थान बनेगा ये क्या कहलाएगा? नंद प्रयाग। फिर एक नदी आकर मिलेगी इसके, देखो किनारा देख लो, बायां किनारा, नदी का मुहाना इस तरफ, वो किनारा बायां, ये किनारा दायां। एक नदी यहाँ से आकर मिलेगी इसमें, इस नदी का नाम होगा ये आएगी पिंडारी पर्वत से, पिंडारी पर्वत। यहाँ से नदी का नाम पिंडार या कर्णगंगा, नदी का नाम कर्णगंगा। ये कर्णगंगा नदी कह लो या फिर पिंडार कह लो, मिलेगी कहाँ आकर? कर्ण प्रयाग में। जब आप इनके पौराणिक महत्व पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। अभी तक कितने प्रयाग? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, 3 प्रयाग हमने पढ़ लिए। अब चौथा प्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक ग्लेशियर है चोराबारी, बना लेते हैं। ऊपर बनेगा थोड़ा सा। और यहाँ पर एक मंदिर है केदारनाथ, नाम सुना होगा आप लोगों ने, सबसे उत्तरी ज्योतिर्लिंग है भारत का। ग्लेशियर का नाम है चोराबारी, चोराबारी कह लो या वारी कह लो, चोराबारी ग्लेशियर। यहाँ से निकलती है मंदाकिनी, माता मंदाकिनी कहते हैं शिव के चरणों को धोते हुए यहाँ पहुँचती हैं। और ये स्थान जो है मंदाकिनी, मंदाकिनी, और ये जहाँ मिलती है ये स्थान है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। इसे बहुत पवित्र जगह माना जाता है। अब हम थोड़ा इस पे ध्यान देंगे भागीरथी पर। यहाँ एक ग्लेशियर पड़ता है जिसे खतलिंग ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। ये ग्लेशियर है खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग, इस खतलिंग ग्लेशियर से भिलांगना नाम की नदी निकलती है, और वो भिलांगना यहाँ आकर मिलती है। जगह का नाम अभी बताता हूँ। नदी का नाम क्या है? भिलांगना, भिलांगना। और ये जो स्थान है भागीरथी, यहाँ लिख देते हैं, चलो भागीरथी। इस स्थान का नाम है गोविंद प्रयाग।
यहाँ भारत का नहीं विश्व का भी सबसे ऊंचे बांधों में से एक टिहरी बांध। अगर आप टिहरी जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि पता चलेगा कि ये असली जो वास्तविक टिहरी झील है वो खत्म हो गई। सुमन सागर नाम हो गया, नया नया टिहरी शहर बसाया है और वो दो नदियों के किनारे हैं, भिलांगना और भागीरथी। और किस जगह? गोविंद प्रयाग। कितने प्रयाग हो गए अगर आप देखेंगे तो इसे क्या कहोगे बेटे? गोविंद प्रयाग है ये। यहाँ बसाने की कोशिश चल रही है गणेश प्रयाग, 7वां प्रयाग हो गया। कुल कितने प्रयाग बताए भारत में? 14 प्रयाग। तो 7 प्रयाग ये होगी। ये अब आगे बढ़ती है और ऋषिकेश से 72 किलोमीटर ऊपर जाकर किससे मिलती है? अलकनंदा से। ये कौन सी नदी है? अलकनंदा। और ये कौन सी नदी है? भागीरथी। और ये स्थान है देव प्रयाग। और यही देव प्रयाग, इसी स्थान से निकलकर चलती है गंगा। आप जिसे गंगा कहते हो ना, गंगा, वो गंगा का जो उद्गम स्थल है वो देव प्रयाग है। अलकनंदा और भागीरथी, इन दो नदियों का संगम रुद्रदेव प्रयाग में होता है। ऋषिकेश से 72 किलोमीटर ऊपर पड़ता है। कोई 72 कहेगा, कोई 70 कहेगा, ऊपर किलोमीटर पड़ता है। फिर ये भाबर क्षेत्र से होकर बहती है ऋषिकेश में और हरिद्वार के मैदानी भागों से बहती हुई लक्सर, कन्नौज, कानपुर ऐसे होते हुए इलाहाबाद पहुंचती है। और इलाहाबाद के बाद इसका जो सफ़र है वो इसके गंगा नदी तंत्र के समय पढ़ाया जाएगा। पर फिलहाल मैं कुछ चीज़ों पे ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। जैसे विष्णु गंगा और धौली गंगा आकर मिली, तो विष्णु गंगा धौली गंगा मिलने से कौन सी नदी बन गई? अलकनंदा। एक छोटी सी बात ध्यान रखना, जिन दो नदियों के, जैसे हमने एक कंपनी शुरू करी और उस कंपनी में 50% का पार्टनर मैं, 50% के पार्टनर आप, तो आप नाम क्या रखोगे? आधा नाम मेरा, आधा नाम आपका, 2 नाम हो। तो अगर मैं 80% का पार्टनर हूं और आप 20% के पार्टनर हैं तो आप नाम क्या रखेंगे? मान के चलो कोई आर नाम का आदमी है, 80% का पार्टनर है, कोई एस नाम का आदमी है, वो 20% का पार्टनर है। नाम किसके नाम होगा? नाम ये होगा, आर कंपनी, या नहीं होगी? तो ऐसे ही जो नदियां बराबर घनत्व या आयतन की होंगी, आयतन का मतलब होता है कि समझिए आप कि इसमें और इसकी पानी की जो गहराई है वो समान है, इन दो की गहराई समान है। और जब ये दोनों आकर एक जगह मिली तो दोनों की गहराई बराबर थी और एक तीसरी नदी का नाम ले दिया। कभी कभी कह देते हैं, कभी कभी आगे जाके ऐसा भी मिलेगा आपको, माना करके ये गंगा हटा दो, विष्णु धौली, या तो दोनों का नाम कर दो या फिर कोई तीसरा नाम कर दो। जब दोनों बराबर है, जैसे गंगा में बहुत सारी नदियां आकर मिलेगी लेकिन गंगा का नाम नहीं बदल सकती क्योंकि गंगा खुद में एक बहुत बड़ी नदी है, तो वे उसके लिए छोटी नदी है। जब दो बराबर की नदियां आकर मिलेगी, जैसे गंगा पद्मा बनेगी बांग्लादेश में जाकर, ब्रह्मपुत्र जमुना बनेगी, वे जाकर मिलेगी, तब वो एक निर्माण करेगी मेघना का, क्योंकि वहाँ मेघना बड़ी है, जैसे अभी दिखाऊंगा। तो गंगा का उद्गम आपको समझ आया? गंगा का उद्गम दोबारा देख लो। गंगोत्री हिमानी से एक नदी निकलती है जिसे हम जानवी कहते हैं, वही श्रीदेवी की लड़की, जानवी कह लो या जहानवी। वो गोमुख पहुंचती है, गोमुख से भागीरथी बनकर निकलती है, भागीरथी में भीलांगना खतलिंग ग्लेशियर से आकर निकलती है, ग्लेशियर है भैया, ठीक है, खतलिंग से निकलती है ग्लेशियर से, और गोविंद प्रयाग पहुंचती है। यहाँ पर बांध है टिहरी बांध, यहाँ से आगे बढ़ती है, देव प्रयाग में जाके अलकनंदा से मिलती है। अगर आप 2000 से पहले, सन 2000 से पहले लोकगीत सुनते हमारे क्षेत्र के, तो आप इन दोनों में एक नदी, थोड़ा सा इनका पौराणिक महत्व बता दूं मैं। एक नदी को इनमें से सांस कहते हो और एक नदी को इनमें से बहू कहते हैं। तो किस नदी को सांस और किस को बहू कहते हैं और वो बताता हूँ मैं। भागीरथी को सांस कहते हैं और अलकनंदा बहू नदी कहलाती है। इन दोनों का रिश्ता कैसा है? सांस बहू का।
जब भागीरथी ऊपर से आती है, देखो आपको पता ही है गंगा धरती पर नहीं आना चाहती थी, लेकिन भगीरथ ने तपस्या करी। कहाँ करी? यहाँ पर मानो, यहाँ पर 33 कोटि देवताओं का मंदिर भी यहाँ है, और शिव का मंदिर है, विष्णु का मंदिर है, यहाँ कर्ण का मंदिर है, यहाँ पर नंद बाबा नंद, कृष्ण के जो नंद बाबा हैं उनका मंदिर है। और यहाँ पर तो आपको पता ही है बद्रीनाथ धाम है, 4 धामों में से एक धाम है। और ये आपको पता ही है केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग, जो उत्तरी ज्योतिर्लिंग है सबसे बड़े। और यहाँ पर आप आइए तो ये गोमुख हो गया, ये खतलिंग ग्लेशियर हो गया। ऐसे ही करते हुए इसे सांस और बहू क्यों कहते हैं? ये बहुत वेग से ऊपर से नीचे आती है। यहाँ पर आप पौराणिक कथा पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ये वेग से क्यों आती है। बहुत वेग से ऊपर उथल पुथल मचाए आती है, जबकि इसका तंत्र बड़ा नहीं है, लेकिन ये पूरे परिवार को बड़े आराम से साथ लेकर आ रही है धीरे धीरे। और कहते हैं जब भागीरथी देवप्रयाग में इस अलकनंदा से मिलती है तो शांत हो जाती है, और ये शांत बहते हुए ऋषिकेश हरिद्वार के रास्ते आ जाती है। तो कहते हैं अच्छी बहू के गुण जब सांस से वात्सल्य प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा कहा जाता है, पौराणिक कथाएं हैं। लेकिन यूपीएससी में पूछा है कि बहू और सांस का रिश्ता किन दो नदियों के बीच है, तो मैंने आपको बता दिया किन दो नदियों के बीच में है। तो गंगा के लिए अब कोई यहाँ से तो मत कह देना कि यहाँ कि भाई यहाँ तो गंगा, आपने गंगा लिख दिया तो ये गंगा हो गया। और ये लीजिए, ये आकर कहाँ गिरी? बंगाल की खाड़ी में, कहीं ना कहीं तो आकर गिरना ही है। देखो कोई भी ताल होगा, कोई भी नदी होगी, कोई भी सरोवर, या तो छोटी नदी बड़ी नदियों में, और बड़ी नदी सागर महासागरों में जाकर कंफर्म मिलेगी ही, और वो यहाँ पर मिली है। तो ये नदी है गंगा, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, देवप्रयाग से इसका उद्गम है। बाकी चीज़ें आप समझ गए, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ से ध्यान से देख लेंगे। इस नदी का नाम है गंगा। भाई आपने इसकी दिशा देख ही ली, दाएं बाएं किनारे आप खुद देख ही लेंगे, समझदार हैं आप। ये 2525 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई जाननी बड़ी ज़रूरी है। कितनी किलोमीटर है भाई? 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी और अपवाह तंत्र वाली नदी है। यहाँ इसमें निकलने के बाद इससे बाद में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले रामगंगा आकर इसमें मिलेगी। रामगंगा नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उसी कहते हैं। रामगंगा आकर मिलेगी, तो वो तो हम गंगा नदी तंत्र में पढ़ा देंगे आपको। लेकिन नेपाल से आने वाली काली और कर्नाली नदी के संगम से एक नदी बनती है, और उसे कहते हैं, काली कर्नाली के संगम से ये बन गई घाघरा, और ये छपरा बिहार में जाके इससे मिलती है। इस नदी का नाम क्या है? घाघरा या घग्गर। घाघरा। नेपाल में काली, ये रही काली कह लो, महाकाली कह लो, काली कर्नाली, इनके संगम से आकर मिलती है गंगा में, छपरा बिहार में जाकर मिलती है। उसके बाद गंडकी या नारायणी, ये भी बिहार में मिलती है। इसे ऊपर ले जाते हैं ना, यहाँ से ऐसे बना लो, ये अच्छा रहेगा। इसे देखो, नेपाल में तो इस नदी को कहते हैं नारायणी, नारायणी। और यहाँ गंडक या गंडकी क्यों कहा जाता है? गंडक, यहाँ से शालिग्राम नाम के पत्थर निकलते हैं। शालिग्राम नाम के पत्थर जानते होंगे, विष्णु भगवान का स्वरूप होता है, सारे पत्थर शालिग्राम के रूप में निकलते हैं। और फिर आती है बागमती। पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग समझ लो आप, ज्योतिर्लिंगी है ये। बागमती नदी है, भारत की पाइपलाइन इसी के किनारे किनारे गई है, बागमती। और एक अरुण नाम की नदी है जिसका नाम अरुण है, परंतु उसे भारत में कोशी कहते हैं, वो भी नेपाल से भारत में आती है। कोशी को बिहार का शोक,
और अपना मार्ग बदलने वाली नदी कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक और अपना मार्ग बदलने वाली नदी कहा जाता है। ये तो हो गई इसके बाएं किनारे से आकर मिलने वाली नदियाँ। और दाएं किनारे से यहाँ आप ले लेंगे एक ग्लेशियर को, यमुनोत्री ग्लेशियर ले लेंगे, यमुनोत्री। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो वो लिखा यमुनोत्री। और ये भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, और ये यहाँ से निकलती है बंदरपुंछ जिला उत्तरकाशी और इलाहाबाद या प्रयागराज में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है, ये याद रखने की बात है, 1375 किलोमीटर। और इसकी बड़ी सहायक नदियाँ हैं, चंबल है, सबसे बड़ी चंबल है, कालंदी है, आपकी केन है, सिंध है, बेतवा है। बहुत इम्पोर्टेंट नदियां हैं। अगर आप बात करेंगे तो सारी नदियों की बात करनी पड़ेगी। चंबल इटावा के पास मिलती है, इटावा, चंबल, कालंदी, सिंध, केन और बेतवा। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। ये चंबल हो गई। चंबल, सिंध। पिछली बार उत्तर प्रदेश के पेपर में केन और बेतवा एक प्रश्न आया था कि निम्न में से किसकी सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदी नहीं है, ऐसा सवाल आया था। तो ये यमुना की सहायक नदियां हैं और ये यहाँ प्रयागराज में जाकर, यानी कि आपको एक प्रयागराज तो यहाँ पीछे बनाना पड़ेगा फिर, चंबल, सिंध, केन और बेतवा। चंबल, सिंध, केन और बेतवा। और ये हो गया प्रयागराज। अब आप समझो, इन्हीं सभी प्रयागों का राजा, इसे कहते हैं प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद। ये 4 नदियां हैं। इन 4 नदियों के बारे में कभी फिर जिक्र करेंगे। अभी हम इसमें चलते हैं। गंगा यहाँ पहुँचती है बिहार में। ये मुख्य 4 नदियाँ इधर से मिलती हैं। अब जो और मिलेंगी उनकी बाद में कर लेंगे। यहाँ दार्जिलिंग की पहाड़ियों से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है महानंदा। क्या नाम है इसका? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से मिलने वाली महानंदा। महानंदा ये भारत में गंगा से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है। इसके बाद गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है और गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। यहाँ पर पद्मा, गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। हम गंगा को यहीं तक रखेंगे। अब हम चलते हैं फिर से तिब्बत की ओर। और तिब्बत में एक जगह पड़ती है चीमालुंगडुंग। जगह का नाम क्या है? चीमालुंगडुंग। मानसरोवर झील के पास से ही चीमालुंगडुंग से हिमालय पर्वत श्रेणी के समानांतर एक नदी निकलती है और इसका नाम हर जगह बदलेगा। और ये यहाँ यू के आकार की होकर भारत में प्रवेश करेगी और यहाँ मिलेगी। इसका सारा मार्ग बना दूंगा अभी, आप सुनेंगे ध्यान से। चीमालुंगडुंग से जो नदी निकलती है इसका नाम है सांगपो। या सांपू।
तिब्बत में इन्हीं नामों से इन्हें नाम जाना जाता है। या यारलुंग सांपू, यारलुंग सांपू इसी का ही नाम है। ये पर्वत श्रेणी आपको पता ही होगा, सबसे अंतिम दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। पर्वत का नाम है दिमाग में से एकदम आउट हो गया, अभी आ जाएगा, दिहांग नाम। पहले तो ये यहाँ ये जो नदी है, इस नदी का नाम, ये जगह है अरुणाचल प्रदेश। ये नामचा बरुआ, नामचा बरुआ पर्वत के चारों ओर से आती है घूम के यू आकार की, और ये अरुणाचल प्रदेश में इसे कहते हैं दिहांग। और ये पूर्ववर्ती नदी है, इसकी एक पहचान है क्योंकि ये ऊपर से गिरती है, दिहांग या दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। दिबांग कह लो, दिहांग कह लो। और ये अरुणाचल प्रदेश से आगे जब पहुंचती है यहाँ, इसमें लोहित और कमरावती, पहले मैं बस छोटी सी नदियों के बारे में बात करूँगा। तिब्बत से आने वाली एक नदी है लोहित, वो आकर इसमें मिलती है। इसे खूनी नदी भी बोलते हैं क्योंकि इसका रंग लाल है। और ये जब असम में पहुंचती है इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। और इसकी कुल लंबाई नदी की 2900 किलोमीटर है, और भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर, कहीं कहीं 914 लिखा मिलेगा आपको। और इसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जब कोई नदी आती है और वो कहीं ऐसी जगह टकराती है जहां, तो ये एक द्वीप है। इस द्वीप का आइडिया आप इससे लगा लेंगे कि ये द्वीप मांजुली है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली, जो कि असम में है, असम में है। असम में इस पर एक पुल बना है लोहित नदी पर, जिसे ढोला सादिया पुल या भूपेन हजारिका पुल कहते हैं। 9.18 के आसपास उसकी किलोमीटर के आसपास लंबाई है, जिसे पार करने के लिए बनाया गया है। जब ब्रह्मपुत्र, अब देखो तिब्बत में किस नाम से जाना गया, सांगपो, यारलुंग सांगपू। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, दिबांग, दिबांग भी कहते हैं। असम में आते ही ब्रह्मपुत्र, और जैसे ही बांग्लादेश में पहुंचती है इसे कहते हैं जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, जमुना। और यहां चोलामू झील से एक नदी निकल कर आती है तिस्ता, जिसे सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं। तिस्ता माना जाता है जब तिस्ता जमुना से जब तिस्ता ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में मिलती है, वहीं से इसका नाम जमुना होती है। और ये जमुना जब आकर पद्मा से मिलती है तो इसमें एक नदी आती है मेघना। अब आप समझ ही गए होंगे, इस मेघना का पानी ज़्यादा है इन दोनों के मुकाबले, तो इसलिए इस नदी का नाम क्या हो गया यहाँ पे, मेघना। और ये मेघना विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र बनाती है, जो अपने वहाँ के वनों के नाम से, यानी कि वहाँ पर जो मैंग्रोव वन्स होते हैं, उन्हें इंग्लिश में मैंग्रोव और हिंदी में सुंदरी वन कहते हैं। उन सुंदरी वनों के कारण इस स्थान को सुंदरवन डेल्टा के नाम से, ये 24 परगना जिला है, 24 परगना जिला है पश्चिम बंगाल का, जहां पर ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। डेल्टा किसे कहते हैं, जब नदियां बहकर जाती है तो मिट्टी, कीचड़ और आपके द्वारा फेंके गए बहुत सारे चीज़ें, वो सब
उसी में जाती है, चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट, बिस्किट के पैकेट और बहुत सारी दलदली या कीचड़ वाला क्षेत्र जहाँ ज़्यादा कीचड़ हो जाता है पानी के द्वारा इकट्ठा, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे डेल्टा क्षेत्र कहते हैं। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। चंबल पढ़नी बड़ी ज़रूरी है। कहाँ से निकलती है चंबल? चंबल निकलती है मध्य प्रदेश के मऊ जिले से, ठीक है, मऊ से उद्गम होता है, ओरिजिन इसका मध्य प्रदेश से होता है उद्गम। जन्ना पाव पहाड़ी, जन्ना पाव पहाड़ी से, और इस नदी को, इसे राजस्थान में चमरावती के नाम से जाना जाता है। इसके बांध बड़े इंपॉर्टेंट है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर। एक विशेष बात, ये तो है राजस्थान में और ये है मध्य प्रदेश में। इससे अगर पूछा जाएगा तो एक सवाल और बस लास्ट जो इससे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा। अब एक सेकंड के लिए, राजस्थान की जीवन रेखा चंबल, नाम चमरावती, कहाँ? मऊ मध्य प्रदेश, जन्ना पाव पहाड़ी से। 4 बांध याद करने हैं। मध्य प्रदेश में 1 बांध गांधी सागर और अन्य 3 बांध राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर। कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है और राजस्थान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात चंबल से है। अभी इतना ही इसमें। अब चलते हैं हम मालवा के पठार में, और मालवा के पठार में हम दूसरे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि विकास दुबे की वजह से भी थोड़ा फेमस हुआ भाई। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम पता है आप लोगों को? मालवा का पठार, चलो यहीं बना देते हैं। ये महाकाल ज्योतिर्लिंग है, विकास दुबे ने यहीं दी थी अपनी गिरफ्तारी भाई। उज्जैन। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा। ककड़ी बडली नाम की जगह से शिप्रा निकलती है और वो चंबल में मिलेगी भाई। लेकिन उससे पहले ये उज्जैन की गंगा, शिप्रा, या फिर मालवा की गंगा कह दो इसे, शिप्रा नदी, शिप्रा, उज्जैन। और कौन सा ज्योतिर्लिंग? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये तो हो गई, अगर हम एक मोटा मोटा सा देखें तो उत्तरी नदियां हो गई। अगर हम अंतरस्थलीय नदियों की बात करें तो उसमें ये अंतरस्थलीय नदियां हैं जो भारत के अंदर ही उद्गम हुई, उनके अंदर ही रह गई, वे भारत से बाहर ना उद्गमित हुई और ना बाहर गई वे। तटवर्तीय नदियों की बात में सबसे पहले हम माही नदी की बात करेंगे, और ये भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। और ये बहुत खास इसलिए है क्योंकि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किस रेखा को? ये कर्क रेखा है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और इस नदी का नाम है माही, और गिरती ये खंबात की खाड़ी में है। ये लिखा हुआ है खंबात की खाड़ी, इसमें गिरती है खंबात की खाड़ी में, नाम है माही नदी। माही नदी। उसके बाद वेरी इम्पोर्टेंट, उदयपुर से एक नदी निकलती है और उसे कहते हैं, साबरमती आश्रम भी उसी के किनारे, ये भी खंबात की खाड़ी में ही गिरती है और उदयपुर से निकलती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ उदयपुर, और इस नदी का नाम है साबरमती, साबरमती। और ये आप ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप खंबात की खाड़ी ना मिले तो अरब सागर कह दो। अब एक इस भारत की सबसे महत्वपूर्ण जगह दिखाने जा रहा हूँ, अमरकंटक। ये छत्तीसगढ़ में पड़ती है।
मैं इसको इस तरीके से बना दूं, महादेव पर्वत के टाइप। ये जगह है अमरकंटक। अमरकंटक। इस अमरकंटक से 3 नदियां 3 दिशाओं की ओर निकलती हैं, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए है। ये जगह है पटना। और इस नदी का नाम है सोन। भारत की एकमात्र नदी जो उत्तर पूर्व की ओर बहती है। और रिहिंद बांध और रिहिंद नदी उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में इससे मिलती है और रिहिंद बांध बनाती है, जो कि सरदार उसके नाम पे, उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत सागर, उनके नाम पर वो बना हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंट है सोन। उसके बाद यहाँ से एक नदी निकलती है इसी से बिल्कुल विपरीत होकर, और उसका नाम है नर्मदा। इनकी एक पौराणिक कथा भी है, बहुत इम्पोर्टेंट। ये सोन हो गई, ये तो गंगा में मिल गई। पौराणिक कथा के बारे में पता ही होगा, इनका रिश्ता हुआ था, धोखा दे दिया सोन ने। तो सोन, ब्रह्मपुत्र और सिंध के बारे में ये कथाएं हैं कि ये तीनों नदियां जो होती हैं वे स्त्रीलिंग होती हैं, लेकिन ये नदियां 3 नदियां, ब्रह्मा का पुत्र ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंध, ये 3 नदियां पुल्लिंग नदियां हैं। ये नर्मदा है। इसे एमपी की जीवन रेखा कहते हैं। एमपी की जीवन रेखा। और जबलपुर के पास यहाँ संगमरमर के पर्वत पर, संगमरमर पर आकर जब ये पड़ती है तो बहुत अजीब सी आवाज़ आती है, वो धूं 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 ऐसी करके आवाज़ आती है। और इसीलिए इसे यहाँ पर एक जलप्रपात है, इसे कहते हैं धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, प्रपात या कपिल धारा जलप्रपात कहते हैं। किसी दिन बताऊंगा कि इसे, जब हम नर्मदा नदी तंत्र पढ़ाएंगे, जितनी जानवरों के नाम है, तेंदुआ नदी, शेर नदी, सिंगनी नदी, भेड़िया, जितनी भी नाम मिलेंगे वो सारे इसके सहायक नदी मिलेगी। यहाँ मुल्तई या बैतूल की पहाड़ियाँ। और हाँ, इसकी लंबाई जो है वो 1312 किलोमीटर, इसकी लंबाई इंपॉर्टेंट है। और ये गिरती कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। अब आता है बैतूल और मुल्तई, डेल्टा नहीं बनाती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ये बैतूल मध्य प्रदेश का जिला, या फिर मुल्तई कह लो, मुल्तई की पहाड़ियाँ। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है, ठीक है। सतपुड़ा रेंज और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच से बहने वाली ये नदी है। आप इधर से चलो, 729 किलोमीटर, सूरत शहर इसी के किनारे है। और इस नदी का नाम है ताप्ती। अजंता एलोरा की गुफाएं इनके बीच में स्थित है। इस नदी का नाम तापी भी मिलेगा कई जगह, या ताप्ती भी मिलेगा, ताप्ती। और सूरत शहर यहाँ इसी के किनारे स्थित है। 729 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्या खत्म हो गया? कर दो, बंद कर दो। हाँ बताओ।